कणों की निकाय की गति हम पढ़ रहे थे, उसी के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बल आघूर्ण। टॉर्क भी कहा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आगे जो है आप लोग यदि पढ़ाई करते हैं तो ये टॉपिक बहुत काम आता है, तो ध्यान से समझिएगा। बल आघूर्ण, टॉर्क और मोमेंटम ऑफ अ फोर्स। ठीक है, क्या होता है ये बल आघूर्ण? बल लगा रहे हैं, आघूर्ण मतलब घूमना, ठीक है ना। मतलब कोई पिंड है या कोई वस्तु है, बल लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, घूम रहा है, ठीक है ना। यही क्या कहलाता है, बल आघूर्ण। ठीक है, नाम से ही स्पष्ट है, घूर्णन मतलब घूमना। ठीक है, तो बल लगाने से यदि कोई पिंड घूम रहा है तो उसे क्या कहते हैं, बलाघूर्ण। अब बल आघूर्ण किन किन चीजों पर निर्भर करेगा, उसी के अनुसार से इसका सूत्र भी बन जाएगा। ठीक है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं एक बार। तो किसी बल द्वारा किसी पिंड को किसी अक्ष के परितः घुमाने के प्रभाव को, ठीक है ना, कोई अक्ष बन जाएगा। जैसे ये घूम रहा है, ठीक है ना, तो ये देखिए बल लगा रही हूँ तो ये घूम रहा है, तो ये क्या होगा, किसी अक्ष के परितः, एक निश्चित बिंदु के परितः घूम रहा है, वही उसका क्या कहलाएगा, अक्ष। तो किसी अक्ष के परितः घुमाने के प्रभाव को उस बल का बल आघूर्ण कहते हैं। मतलब बल लगाने से कोई पिंड कितना घूमेगा, उसके प्रभाव को व्यक्त करता है कौन, बल आघूर्ण। ठीक है, बल आघूर्ण निम्न बातों पर निर्भर करता है। जैसे आप लोग कपाट या बोल सकते हैं गेट खोलना तो सभी को आता है, ठीक है ना। ठीक है, ये समझो कि कपाट का क्या है, जोड़ है, ठीक है ना। तो इसको मैं यहाँ से खोलूंगी तो क्या होगा, आसान होगा खोलना। ठीक है, उसको यहीं जहाँ से वो जुड़ा हुआ है वहाँ से खोलना क्या होगा, बहुत ही मुश्किल, या खुल भी नहीं पाएगा वो, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं ये बल लगाने से ये घूम रहा है कि नहीं, कपाट इस प्रकार से खुल रहा है, भले ही पूरा गोल ना घूम रहा हो परंतु घूम रहा है, ठीक है ना। तो ये कपाट जो है का खोलना या गेट का खोलना एक बल आघूर्ण का उदाहरण है, ठीक है ना। और वो किस पर निर्भर कर रहा है, बल लगाने पर। जो तेजी से बल लगाएंगे, मतलब बल का मान यदि अधिक होगा तो बल एकदम तेजी से घूमेगा, धीरे से बल लगाएंगे तो धीरे से घूम रहा है। तो एक चीज तो निर्भर किया बल पर, और दूसरा चीज किस पर निर्भर करेगा, तो ये देखिए अक्ष है, ये जहां से जुड़ा हुआ होगा गेट वो अक्ष है, ठीक है ना। उससे यदि घुमा कर खोलना चाहे तो खुलेगा क्या, नहीं खुलेगा भाई। थोड़ा दूर आएंगे तो थोड़ा और मेहनत लगेगा खोलने के लिए, बहुत दूर चले गए एकदम आखिरी में तो आसानी से खोल सकते हैं हम इसको, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि दूरी पर भी निर्भर कर रहा है क्या, तो बल आघूर्ण निम्न बातों पर निर्भर करता है, बल का परिमाण और घूर्णन अक्ष से बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। जो हम बल लगा रहे हैं उसकी क्रिया रेखा से उस घूर्णन अक्ष की लंबवत दूरी क्या है, उस पर निर्भर करती है, ठीक है ना। अतः किसी घूर्णन अक्ष या किसी बिंदु के परितः बल आघूर्ण बल के परिमाण और उस अक्ष या बिंदु से बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होगी। जिन चीजों पर निर्भर करती है उन दोनों के गुणनफल के बराबर होगी, ठीक। तो बल आघूर्ण बराबर बन गया सूत्र हमारे पास, बल गुणित बल की क्रिया रेखा की अक्ष से लंबवत दूरी। यहाँ पर कोई पॉइंट P है मान लो, और इस दिशा में हम बल लगा रहे हैं, तो इसकी क्रिया रेखा क्या होगी, इस प्रकार से होगी। तो हमने क्या किया, यहाँ से लंबवत दूरी नहीं निकाल सकते, ये देखो, तो इसी को थोड़ा पीछे की ओर बढ़ा दिए, ये इस दिशा में बल लग रहा है, तो इसी को मैंने क्या किया, क्रिया रेखा को पीछे की ओर बढ़ा दिया, तब ये लंबवत इस प्रकार से दिख रहे हैं। तो ये बन गया घूर्णन अक्ष से बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी, ठीक है। यहाँ निकालना चाहोगे तो बल की दिशा इस प्रकार से है, इसको थोड़ा सा पीछे लो और इस प्रकार से मिला दो, अब बन गया 90 अंश, ठीक है ना। तो हमको क्या चाहिए, बल की जो क्रिया रेखा है उसकी घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी चाहिए, ठीक है। तो टाउ बराबर, ये परिमाणात्मक रूप में है, केवल वैल्यू के रूप में है, ठीक है ना, ये जो सूत्र है
बल गुणित दूरी, दूरी को हमने d ले लिया, ठीक है ना। बल आघूर्ण एक सदिश राशि है। ये जो हमने सूत्र व्यक्त किया है ये अदिश रूप में या परिमाण के रूप में व्यक्त किया है, सदिश रूप आगे देखेंगे। तो बल आघूर्ण कैसी राशि है भाई? सदिश राशि है जो दिशा पर निर्भर करती है। मात्रक, तो इसका मात्रक है, बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर, न्यूटन मीटर। बल गुणित दूरी एक और क्वांटिटी का या भौतिक राशि का सूत्र होता है, क्या किसी को पता है? तो वो होता है कार्य का। कार्य बराबर बल गुणित दूरी होता है कि नहीं? परंतु कार्य जो है अदिश राशि है, इसलिए जो न्यूटन मीटर है उसको हम क्या लिख लेते हैं? जूल। परंतु इसको न्यूटन मीटर को जूल मत लिखना, ठीक है, क्योंकि यह क्या राशि है? यहाँ सदिश राशि है, ठीक है। विमीय सूत्र क्या होगा? ml² t-2, आप लोग निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। बल आघूर्ण की दिशा घूर्णन तल के लंबवत होती है। बल आघूर्ण बल के घूर्णन प्रभाव की माप है, ठीक है। बल आघूर्ण की दिशा क्या होगी? सदैव, जैसे इस तल में ये पेन घूम रहा है किसी अक्ष के परितः, तो इसमें बल आघूर्ण की दिशा क्या होगी? सदैव ये जो तल है उसके लंबवत होगी, ठीक है। बल आघूर्ण किसको प्रदर्शित करता है? तो बल के घूर्णन प्रभाव की माप है। कितना बल लगाने से कोई वस्तु कितना घूमेगा, इस प्रभाव को कौन करता है? बल आघूर्ण व्यक्त करता है, ठीक है। इसका सदिश रूप देख लेते हैं। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ टॉर्क, तो माना कि कोई पिंड अक्ष वाई वाई डैश के सापेक्ष, ये अक्ष है वाई वाई डैश के सापेक्ष घूर्णी गति कर रहा है, उसकी घूर्णन अक्ष के बिंदु O से गुजरती है। पिंड जो घूर्णन अक्ष है बिंदु O से होकर गुजर रहा है, ठीक है। बिंदु P पर एक बल वेक्टर F लगाया जाता है। ये बिंदु P है, उस पर इस दिशा में हमने बल लगाया, ठीक है। माना कि बिंदु O और P कागज के तल में, O और P कागज के तल में है, ये तल में है, ठीक है, तथा घूर्णन अक्ष कागज के तल के लंबवत है। ये तो इस रूप में दर्शा दिए हैं, एक्चुअल में ये ऐसा है, ठीक है ना, घूर्णन अक्ष, ठीक है। तो इस प्रकार से आगे देखते हैं। माना O के सापेक्ष बिंदु P का स्थिति सदिश OP, स्थिति कैसे दर्शाते हैं? वेक्टर R से ना, O से P तक की दूरी भी बोल सकते हैं, तो वेक्टर R हो गया। बिंदु O से बल वेक्टर F की क्रिया रेखा पर लंब ON डालो। यहाँ से लंब डालेंगे तो हमने क्या किया? जो बल है उसकी क्रिया रेखा को थोड़ा पीछे की ओर बढ़ाया और बिंदु से क्या डाल दिए? अक्ष से लंब डाल दिए। लंबवत दूरी चाहिए कि नहीं? ठीक है, और इस लंबवत दूरी को हमने नाम दे दिया d, ठीक है। तब अक्ष से बल वेक्टर F की क्रिया रेखा के बीच की दूरी ON होगी, ठीक है। तो यहाँ d न लिख के d लिख दूंगी तो परिमाणात्मक रूप में हो जाएगा, केवल परिमाण को दर्शाएगा, ठीक है ना। इसको सदिश रूप में दर्शाता है, तो मैं यहाँ ON लिख रही हूँ। टाउ बराबर बल गुणित बल की क्रिया रेखा की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, तो ON है। अब इस ON का मान निकालते हैं, ठीक है ना। तो यदि वेक्टर R और वेक्टर F के मध्य कोण फाई हो तो, ठीक है, ये हुआ वेक्टर R और ये हुआ वेक्टर F, इन दोनों के बीच का कोण हमने ले लिया फाई, ठीक है। तो साइन फाई बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है जी? ON, लंब डाले कि नहीं? कर्ण क्या होगा? OP होगा कि नहीं? तो साइन थीटा बराबर हो गया ON अपॉन OP। ON की वैल्यू हमको चाहिए, तो ON बराबर OP इंटू साइन फाई हो गया, ठीक है। OP की वैल्यू क्या है? O और P, R होगा, ठीक है। परिमाणात्मक रूप में लिखेंगे तो R साइन फाई, ठीक है। तो टाउ बराबर आ गया हमारे पास F इंटू ON की वैल्यू R साइन फाई, ठीक है। तो टाउ इज इक्वल टू RF साइन फाई। अब हम जानते हैं AB साइन थीटा, ये अभी परिमाण के रूप में है, ठीक है। AB साइन थीटा है, उसको क्या लिख सकते हैं? वेक्टर A क्रॉस B, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, ठीक है।
तो यहाँ मैं आर एफ साइन फाई को क्या लिख सकती हूँ, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ, ठीक है ना। तो ये सदिश रूप में है, देखिए यही सदिश रूप में बलाघूर्ण का व्यंजक है, आसान है बहुत, ठीक है। अब घटकों में वियोजित करते हैं हम, ठीक है। तो टाउ बराबर आया था हमारे पास बलाघूर्ण बराबर वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ, ठीक है। तो इसको घटकों में वियोजित कर देते हैं। तो टाउ एक्स टाउ वाई टाउ जेड, तीनों एक्सिस का, आर को एक्स वाई और जेड, और एफ को एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, ठीक है ना। और वेक्टर ए क्रॉस बी को हल करना तो सभी को आता है इस प्रकार से, ठीक है। तो ऐसे ही हल करके आराम से मान निकाल सकते हैं, ठीक है। बलाघूर्ण के न्यूनतम और अधिकतम होने के लिए शर्तें क्या क्या है, कब बलाघूर्ण जो है ज्यादा होगा, कब बलाघूर्ण का मान कम होगा, तो देखते हैं, ठीक है। तो यदि r का मान 0 हो जाए तो बलाघूर्ण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर से कपाट वाले सिस्टम से समझते हैं, गेट के सिस्टम से। तो ये गेट का जोड़ है, ठीक है ना। r मतलब जो बल लगा रहे हैं उसकी इस अक्ष से दूरी, यहाँ से लगाएंगे तो r दूरी है मान लो, ठीक है। तो आसानी से खुल जाएगा, मतलब बलाघूर्ण लग रहा है, ठीक है। परंतु यहाँ से करें, अक्ष से ही घुमाओ तो घूमेगा क्या, बलाघूर्ण शून्य है, घूर्णन होगा क्या, कपाट नहीं खुलेगा। तो ये इससे भी समझ में आ रहा है कि आर यदि अक्ष से अक्ष पर ही बल लगाओगे, ठीक है ना, ये पेन है, ये अक्ष है, यहाँ से घूम रहा है, अब मैं यहीं से पकड़ के यदि बल लगाऊं तो ये घूमेगा क्या, नहीं घूमेगा, ठीक है ना। तो यदि बल की घूर्णन अक्ष की किसी बिंदु पर लगाए जाए, घूर्णन अक्ष के ही किसी बिंदु पर लगाया जाए तो बलाघूर्ण शून्य होगा। बल को कहाँ लगाया जाए, घूर्णन अक्ष के, यहाँ पर बल लगाओ, यहाँ पर किसी भी बिंदु पर घूर्णन अक्ष के, ये घूम रहा है ना, और ये इसका अक्ष बन गया, ठीक है, इसी के परितः घूम रहा है। तो घूर्णन अक्ष पर ही लगाएंगे, किसी बिंदु पर तो नहीं घूमेगा। साइन फाई इज इक्वल टू 0 हो तो, या 180 हो तो टाउ इज इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है। साइन फाई मतलब किसके किसके बीच का कोण है, फाई, तो आर और बल एफ के बीच का कोण है फाई, ठीक है ना। यदि बल और आर के बीच का कोण, स्थिति सदिश आर के बीच का कोण 0 हो, 0 मतलब कब होगा, बल हम कैसे लगाएं, ये जो आर है स्थिति सदिश, इसकी दिशा इस ओर है, और बल भी हम इसी दिशा में लगाएं, तो ये घूम रहा है क्या, नहीं घूमेगा। या इस दिशा में खींचे, इधर बल लगाए, तो भी नहीं घूमेगा। तो यदि थीटा का मान या फाई का मान 0 हो या 180 डिग्री हो तो नहीं घूम रहा है, तो बलाघूर्ण क्या होगा, शून्य होगा। यदि बल की क्रिया रेखा उस अक्ष उस बिंदु से होकर जाती है जिसके परितः पिंड घूमता है तो बलाघूर्ण का मान शून्य होता है। जिस इस अक्ष के परितः ही घूमता है उसी पे बल लगाएंगे तो कहाँ से होगा, ठीक है, नहीं घूमेगा। यदि साइन फाई इज इक्वल टू 1 हो, साइन फाई मतलब 1 मतलब कोण कितना होना चाहिए, 90 अंश, थीटा का मान 90 अंश होगा, फाई का मान तभी तो क्या होगा, 1 होगा ना साइन का मान। तो थीटा का मान या फाई का मान 90 अंश हो तो टाउ बराबर आर इंटू एफ आएगा। यहाँ 90 अंश रखो, साइन 90 डिग्री क्या होता है जी, 1, यहाँ 1, तो टाउ बराबर आर इंटू एफ आ जाएगा। मैक्सिमम, सबसे अधिकतम, ये कपाट है, और इस प्रकार से लंबवत बल लगाएंगे तो आसानी से घूमेगा और सबसे ज़्यादा घूर्णन होगा उस टाइम, ठीक है। तो यदि बल की अपनी क्रिया रेखा की स्थिति सदिश के लंबवत बल लगाया जाता है तो बलाघूर्ण का मान अधिकतम होता है। स्थिति सदिश है, बल इधर लगाया मैंने, तो ये देखो स्थिति सदिश के क्या है, लंबवत है ना, इनके बीच का कोण देखो 90 अंश है, ठीक। यदि बल, नेक्स्ट पॉइंट है, यदि F बराबर 0 तो टाउ बराबर 0, बल ही नहीं लगाएंगे तो घूमेगा कैसे, बिना बल लगाए तो नहीं घूमेगा। तो यदि बल का मान शून्य हो तो बल आघूर्ण भी क्या होता है, शून्य होता है, फलस्वरूप पिंड घूमेगा नहीं। यदि R का मान अधिक हो तो टाउ का मान भी अधिक होता है, ठीक है। सूत्र से ही समझ सकते हैं, R का मान बढ़ाते जाओ तो टाउ का मान भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा बलाघूर्ण का मान, ठीक है। इसको
ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ से घुमाएंगे तो थोड़ा कठिनाई होगा, यहाँ से आसानी से दूरी बढ़ाते जाओ, यहाँ से घुमाओ, अक्ष से तो नहीं घूमेगा, बल आघूर्ण शून्य हो गया, यहाँ से घुमाएंगे तो धीरे से घूमेगा, यहाँ से थोड़ा और ज़्यादा तेज, यहाँ पे और सबसे ज़्यादा यहाँ पे दूरी बढ़ते गया, बल आघूर्ण का मान बढ़ते गया। ठीक है, यदि बल की क्रिया रेखा घूर्णन अक्ष से अधिक दूरी पर है तो बल आघूर्ण का मान अधिक होता है। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल है बहुत ही अच्छे। पाने की सहायता से नट को खोलना आसान होता है। ठीक है, ये मान लेते हैं नट है, तो इसको इस एकदम टाइट कसा हुआ है ना, तो इसको यदि खोले हाथ से तो ये घूर्णन अक्ष है ना उसी का, और वहीं से पकड़ के खोले तो बहुत ही कठिनाई होगा उसको खोलना। परंतु हमने क्या कर दिया, इसमें फिट कर दिया पाना और यहाँ दूर से बल लगाए गए तो आसानी से खुल जाता है। देखे होंगे मैकेनिक लोग खोलते हैं, ऐसे पाना फिट करते हैं और खोलते हैं, तो उससे क्या होता है, आसान हो जाता है नट खोलना, बल आघूर्ण का मान बढ़ जाता है। ठीक है, दैनिक जीवन के बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल हैं ये। ठीक है, गेहूं पीसने की चक्की में हत्था परिधि के पास लगाया जाता है। ये गेहूं पीसने की जो चक्की होती है उसमें देखे होंगे यहाँ पर लगा रहता है कि हत्था एकदम पास में, जहाँ पे हम गेहूं डालते हैं, नहीं, दूर में लगा होता है, परिधि के पास। उससे क्या होता है, दूरी बढ़ने से बल आघूर्ण का मान क्या होता है, बढ़ जाता है, उससे हमको घुमाना आसान हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ एग्जाम्पल हैं किसके, बल आघूर्ण के। ठीक है, अब देखते हैं कोणीय संवेग। ठीक है, तो संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित वेग, रेखीय संवेग। ये हम लोगों ने पढ़ा है पिछले चैप्टर में गति के नियम में। ठीक है, तो यदि घूर्णन गति कर रहा है तो साथ साथ वो कोणीय विस्थापन हो रहा है, तो इसलिए जुड़ गया इसमें शब्द कोणीय संवेग। ठीक है, तो किसी कण के रेखीय संवेग का किसी घूर्णन अक्ष के परितः आघूर्ण उस कण का उस अक्ष के परितः कोणीय संवेग कहलाता है। ठीक है, इसे L से प्रदर्शित किया जाता है। यह एक सदिश राशि है। कोणीय संवेग L बराबर वेक्टर L से प्रदर्शित करते हैं। रेखीय संवेग को यदि अक्ष से लंबवत दूरी से गुणा कर दिया जाए तो क्या बन जाता है, कोणीय संवेग। ठीक है, संवेग, यहाँ घूर्णन गति की बात हो रही है, तो घूर्णन गति हम देख रहे हैं कि वो किस पर निर्भर कर रहा है, दूरी पर भी निर्भर कर रहा है। इसलिए रेखीय संवेग में यदि दूरी का मल्टीप्लाई या गुणा कर दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, कोणीय संवेग। ठीक है, इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड ml स्क्वायर t-1। मात्रक और विमीय सूत्र निकालना बहुत ही आसान है। ठीक है, अब कोणीय संवेग का भी सदिश रूप देख लेते हैं। अभी तो परिमाणात्मक रूप में या वैल्यू के रूप में मान देखा था हमने, तो सदिश रूप जैसे हम लोगों ने बलाघूर्ण का निकाला था वैसे ही निकालेंगे। माना कि m द्रव्यमान का एक कण P जिसका मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश वेक्टर R है, माना कण का रेखीय संवेग वेक्टर P है। ठीक है, ये कोई कण है P, इस प्रकार से घूम रहा है, इसका कोणीय रेखीय संवेग है P। ठीक है, तो रेखीय संवेग इंटू अक्ष से कण की लंबवत दूरी, तो कण की लंबवत दूरी तो पीछे की ओर बढ़ाए और इस प्रकार से लंब खींच दिए, जैसे पिछले बलाघूर्ण में मान निकालने के लिए किए थे। तो L बराबर P इंटू रेखीय संवेग को P से दर्शा दिए इंटू ON, लंबवत दूरी ON है। ठीक है, साइन 5 पुनः लंब बटे कर्ण ON अपॉन OP। ठीक है, OP क्या है, स्थिति सदिश वेक्टर R। ठीक है, परिमाणात्मक रूप में लिखेंगे हम, तो L बराबर P इंटू R इंटू साइन 5, ON की जगह R साइन 5 लिख दिए। अब वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B बराबर होता है AB साइन थीटा, तो ये AB साइन थीटा को वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B लिख सकती हूँ, तो वेक्टर R क्रॉस वेक्टर P हो गया। ठीक, अब इसको इस रूप में वियोजित घटकों में वियोजित करके लिख सकते हैं। ठीक है ना, L को क्या लिख सकते हैं, LX I कैप, LY J कैप, LZ K कैप। ठीक है, इस प्रकार से दर्शा दिए
आर को एक्स वाई जेड, पी को पी एक्स पी वाई पी जेड। ठीक है, इसको हल करना हमको आता ही है। ठीक है, तो आसानी से हल कर सकते हैं इसको। तो ये था क्या, कोणीय संवेग।